बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरील हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा हज़िमहुम व ज़लज़िलहुम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज से पहले हमने बैलफोर डिक्लेरेशन तक पढ़ लिया था, उसका मुताला किया था। और आज हम बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद के जो दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जिनमें सैन रेमो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1920 है और फिर लीग ऑफ नेशंस मैंडेट ऑफ 1922 है, इसको आज हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद का कुछ कॉन्टेक्स्ट आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, जिससे ये मामला और निखर के आएगा। तो 1918 के करीब वर्ल्ड वॉर वन का जब इख्तिताम हुआ, तो जो सल्तनत उस्मानिया है उसको एक बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1917 ही में रशिया के अंदर बॉल्शेविक रेवोल्यूशन लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, उसका भी वो भी इनकलाब आया रूस के अंदर। और उससे भी जो एलाइज थे उनके पर्दे फाश हुए, जैसा कि हमने देखा कि साइक्स पिको एग्रीमेंट को उन्होंने पब्लिक कर दिया था। तो 1918 वर्ल्ड वॉर वन के अख्ताम के बाद से ही जो बरतानिया की फ़ौजें हैं वो फ़िलिस्तीन के अंदर मौजूद थी। जो मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मामला स्टार्ट हुआ था जनरल एलन बी की जो कॉन्क्वेस्ट थी यरूशलेम की, वहाँ से लेकर यानी वर्ल्ड वॉर वन के अख्ताम तक और उसके बाद तक भी बरतानिया की फ़ौजें फ़िलिस्तीन के अंदर मौजूद थी। और अब बरतानिया को कोई ना कोई हरबा, कोई ऐसा हीला अपनाना था ताकि इंटरनेशनल सैंक्शन से वो बच सके। तो इसी का एक शाखसाना ये हुआ कि 1920 के अंदर सैन रेमो इटली, वहाँ पे एक जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन की पीस कॉन्फ्रेंसिस थी, उसी के एक हिस्से के तौर पे ये सैन रेमो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। और इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और जितने अलाइज थे उन्होंने मिल बैठकर जो टर्किश जो ऑटोमन टेरिटरीज थी उनके बारे में फ़ैसला किया। और इसी में जो मैंडेट्स का सिस्टम है उसको अपनाया गया। यानी उसको फॉर्मली तो हम देखेंगे कि 1922 में अपनाया गया, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो यही सैन रेमो कॉन्फ्रेंस है। तो आइए इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैन रेमो कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ही एक अंडरस्टेटेड इवेंट है अगर हम अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट की बात करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई उनका एक हिस्सा था। और इसके अंदर जो था, जो ऑटोमन टेरिटरीज थी उनके बारे में अब फैसला जो था वो दरकार था। तो सैन सैन रेमो जो है वो इटली, इटालियन रिवेरा के करीब एक जगह है सैन रेमो। आ, और वहाँ पे ये 1900 अप्रैल 19 से लेकर अप्रैल 26 तक 1920 में इस कॉन्फ्रेंस ऑफ सैन रेमो का इनेकाद किया गया। और इसके अंदर जो था वो जो ऑटोमन एम्पायर था उसके साथ जो पीस ट्रीटी थी उसको, उसकी फ्रेमवर्क को अप्रूव किया गया, जिसको हम देखते हैं कि 1920 में जाकर, अगस्त में जाकर, कि अप्रैल में हुआ सैन रेमो कॉन्फ्रेंस, और अगस्त 1920 में जाकर ट्रीटी ऑफ सेवरिस जिसको हम कहते हैं, उसने जो है ऑटोमन एम्पायर को अबॉलिश किया। और तुर्किया को, जो ऑटोमन्स थे, उनको ऑब्लाइज किया कि वो जो अरब अरब यानी एशिया है, आप कह लें, और जो नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरीज थी ऑटोमन एम्पायर के अंदर, उससे दस्तबरदार हो जाए और आर्मीनिया को जो है वो इंडिपेंडेंस दे और एक ऑटोनोमस कुर्दिस्तान बनाए। और जो ग्रीक प्रेजेंस है ईस्टर्न थ्रेस और वेस्ट कोस्ट पे अनातोलिया की, उसको वो बरकरार रखें। यानी उनको, ग्रीक्स को भी वहाँ पे कंट्रोल दिया गया इस सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इन्होंने जो है सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में जो नई अ, जो नई तुर्किश नेशनलिस्ट रिजीम थी, उसने इन सब बातों का
यानी जो कमाल अतातुर्क के अंडर थी, उन्होंने इन सब बातों का जो है वो रिजेक्ट किया, इन सब बातों को। और फिर हम देखते हैं कि जो ये ट्रीटी ऑफ सेवरस है, उसको 1923 में रिप्लेस किया गया द ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन से। ठीक है। और जिसने ये जो एलाइज की जो डिमांड्स थी, उनको नल एंड वॉइड किया। और टर्की की जो करंट बाउंड्रीज थी उस वक्त, उनको रिकग्नाइज किया। तो ये ये जो था, ये सैन रेमो कॉन्फ्रेंस का एक एक हिस्सा था। और दूसरा जो हमारे इशू से रिलेटेड जो दूसरा हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी मैंडेट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर दो तरह के मैंडेट्स थे। यानी डिफरेंट मैंडेट्स थे, लेकिन जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ए मैंडेट्स थे। ए मैंडेट्स से मुराद वो मैंडेट्स हैं, यानी वो इलाके और उनकी हुकूमतें हैं जो कि पुराने उस्मानी यानी दौर की जो स्टेट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, उनके बारे में जो फ़ैसला था। तो जो नॉर्दर्न हाफ था, जिसके अंदर लबनान का हिस्सा और शाम का कुछ हिस्सा, वो मैंडेट किया गया था फ्रांस को। ठीक है। वो जो सदर्न हाफ था, जिसके अंदर फ़िलिस्तीन था, उसको ग्रेट ब्रिटेन के हाथ दिया गया। और जो इराक़ था, वो भी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आया। और ए मैंडेट से मुराद ये था कि यानी ये आप इन एलाइड पावर्स की ये हीलाबाजियाँ देखें कि इन्होंने कहा कि ये जो ए मैंडेट्स हैं और इनके जो सब्जेक्टेड जो लोग हैं, वो अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को नहीं पहुंचे। यानी अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया करवाया जा सकता। तो इस वजह से इन इलाकों को जो है वो एडवांस्ड नेशंस के हाथ में दिया जाए, यानी जिससे मुराद ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो ये मैंडेट्स का सिस्टम जो है, ये सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में यानी इसका इसकी बुनियाद रखी गई। तो अब हम देखते हैं कि सैन रेमो, अच्छा इसमें एक मैं रेफरेंस भी प्रोवाइड करता चलूँ। ये एफ्राइम खाश की किताब है, द सैन रेमो कॉन्फ्रेंस 100 years ऑन, हाउ द जूइश नेशनल होम एंटर्ड इंटरनेशनल लॉ। एफ्राइम खाश, द सैन रेमो कॉन्फ्रेंस 100 years ऑन, हाउ द जूइश नेशनल होम एंटर्ड इंटरनेशनल लॉ। इसमें एफ्राइम काश ने ये फरमाया है कि जो सैन रेमो कॉन्फ्रेंस है, उससे ज़्यादा अंडरस्टेटेड कोई भी इवेंट नहीं है। और यानी उन्होंने ये भी उसमें कहा कि अम, इस सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया गया। और यानी उसमें था तो यही, यानी ज़ाहिरी तौर पे तो यही था कि वो इंडिजिनस सेल्फ रूल और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसी बुनियादों के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन दरअसल अंदर जो थी, अंदर खाने जो थी, हकीकत कुछ और थी। और जैसे कि आपको मालूम है कि 1897 में जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट की यानी उसकी बर्थ हुई, और एक पूरी डॉक्ट्रिन जो है ज्यूइश नेशनल होम की, उसको फैलाया गया। और बैल्फोर डेक्लेरेशन जो है उसको अपनाया गया, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा। तो अब सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो मैंडेट्स का सिस्टम था, और अब हम आगे भी देखेंगे 1922 के मैंडेट में, तो उसकी बुनियाद पर ये बैल्फोर डेक्लेरेशन पहले से मौजूद थी, यानी उसका इंटीग्रल पार्ट था। उसी की बुनियाद पर ये सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में मैंडेट्स हुए। और उसी की बुनियाद पर 1922 का मैंडेट, जो ये सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंडेट पेश किया गया था, उसको फॉर्मली यानी रेटिफाई किया गया, उसको फॉर्मली यानी अपनाया गया। और इसको जो है वो लीग ऑफ नेशंस, जो कि प्री डिसेसर है यूनाइटेड नेशंस का, उसने अपनाया, यानी उसको एक फॉर्मल हैसियत दी, एक कानूनी हैसियत थी उन मैंडेट सिस्टम्स के अंदर। अ, और इसके अलावा हम ब्रिटिश कमिटमेंट्स की अगर बात करें, तो हमने तो खैर अ, हुसैन मैकमैन कॉरेस्पॉन्डेंस से आगे ही हम देखते आ रहे हैं कि ब्रिटिश कमिटमेंट्स किस किस कदर जो थी वो दगाबाजी पर मबनी थी। और इस बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो, तो इसके लिए मैं एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। वो है स्यूज़न एम अकरम की किताब मिथ्स एंड रियलिटीज़ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम। स्यूज़न एम अकरम, मिथ्स एंड रियलिटीज़
ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम। उसके अंदर उन्होंने ये ब्रिटिश कमिटमेंट्स जो थी उनके जो ये डिज़ास्ट्रस जो ब्रिटिश कमिटमेंट्स थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे इन कमिटमेंट्स ने जो ब्रिटेन करता रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम इस ईरा के दौरान, उसने कैसे बाद में जो है वो वायलेंस की बुनियाद रखी इन कम्युनिटीज़ के अंदर जो फ़िलिस्तीन में आबाद थी। यानी जो अब नए लोग आ रहे थे बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, जो जेविश इमिग्रेशन हो रही थी ऑन अ मैस स्केल, और वहाँ की जो मुसलमान और ईसाई आबादी थी उसके दरमियान वायलेंस कैसे ब्रोक आउट हुआ और कैसे ये ब्रिटिश कमिटमेंट्स का शाखसाना था। इसके बारे में पढ़ना हो तो मिथ्स एंड रियलिटीज़ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम, स्यूजन एम मैक्रम। तो ये थोड़ी सी बात थी सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के बारे में कि इसमें मैंडेट्स का सिस्टम अपनाया गया जो किसकी बुनियाद पर अपनाया गया, वो जो है बैल्फोर डिक्लेरेशन की बुनियाद पर अपनाया गया। और अब हम देखते हैं कि 1922 में जो लीग ऑफ नेशंस है उन्होंने इन इसी सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में जो मैंडेट सिस्टम यानी जिसको मुतारिफ करवाया गया था उसकी बुनियाद रखी। और अब मैं आपको इसका जो है और इसके ऊपर जो रूलिंग आर्टिकल था कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस का, वो आर्टिकल 22 था। और वो आर्टिकल 22 क्या कहता था वो मैं अभी आपके गोश गुजार करता हूँ इंशाल्लाह। तो जो पैलेस्टाइन का मैंडेट वो आता था आर्टिकल 22 ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के अंदर, कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के आर्टिकल 22 के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या पढ़ता है। इसके इसके लिए रेफरेंस जो है वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आप अगर एवलॉन प्रोजेक्ट येल लॉ स्कूल लिखेंगे तो उसमें आपको ये जो है कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस अगर आप ये भी लिखेंगे और साथ में लिखेंगे येल, तो आपको इंशाल्लाह ये आगे मिल जाएगा। इसके अंदर आप ये जो कॉवेनेंट है लीग ऑफ नेशंस के अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स मेड इन द 1924, तो वो उसका सारे आर्टिकल्स आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाएंगे। एवलॉन प्रोजेक्ट येल लॉ स्कूल। तो आर्टिकल 22 ये कहता है कि to those colonies and territories which, as a consequence of the late war, have ceased to be under the sovereignty of the states which formerly governed them, and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, they should be applied the principle that the well-being and development of such peoples from a sacred trust of civilization, and that securities for the performance of this trust should be embodied in this covenant। तो यानी इस सारे का मतलब ये है कि ये जो सारे जो स्टेट्स हैं जो वर्ल्ड वॉर वन के अख्ताम के बाद जो है उनकी सॉवरेंटी क्वेश्चनेबल है, और वहाँ पे ऐसे लोग आबाद हैं जो कि यानी जदीद दुनिया के जो कंडीशंस हैं, जो यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, तो ये जो नए लोग हैं, नए लोग पैदा हुए, यानी नए लोग से मुराद वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो लोग वहाँ पे आबाद हैं, उनकी ऐसी ये सूरत हाल नहीं है कि वो अपनी कोई हुकूमत बनाए। ठीक है, उनके पास ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो ये आर्टिकल 22 क्या कहता है कि इस कॉवेनेंट के अंदर यानी इन टेरिटरीज को एज अ सेक्रेट ट्रस्ट जो है वो हम यानी इसका इसका सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे इसका हुकूमत जो है वो सौंपेंगे। अब उसमें आगे आर्टिकल 22 ये पढ़ता है, द बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग प्रैक्टिकल इफेक्ट टू दिस प्रिंसिपल is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who, by reason of their resources, their experience, or their geographical position, can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as mandatories on behalf of the League। यानी उन्होंने कहा इस सारे जो बात मैंने पहले बताई आपको, इस सारे को इंश्योर करने के लिए कि ये सीक्रेट ट्रस्ट के तौर पे सौंपी जाएं, ये ऐसे ऐसे स्टेट्स को ऐसे नेशंस को सौंपी जाएंगी जो कि एडवांस्ड हैं। एडवांस से उन्होंने कहा इससे मुराद ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ऐसी जियो लोकेशन है, ऐसी जियोग्राफिकल स्ट्रेटिजिक पोजीशंस हैं कि वो इनको बखूबी अंजाम दे सकें।
तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो ट्यूटलेज है, ये जो हुकूमत है, ये जो ज़िम्मेदारी है, ये मैंडेटोरीज़ के तौर पे अपनाई जाएगी। यानी ये मैंडेट्स जो हैं, ये यानी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि बाद में यानी ब्रिटेन अगर मैंडेट ले तो वो मैंडेट जो है वो फिर दोबारा से कोई कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर ले, ऐसा नहीं होगा। और ये लीग ऑफ द नेशंस ने के बिहाफ पे ये सब कुछ हो रहा। अब आगे पढ़ता है कि द कैरेक्टर ऑफ द मैंडेट मस्ट डिफर अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ द टेरिटरी, इट्स इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द अदर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और उन्होंने ये भी कहा कि इन मैंडेट्स का जो कैरेक्टर होगा वो लोगों की जो वहाँ की जो लोगों की डेवलपमेंटल स्टेज है उसके मुताबिक होगा। यानी अगर कहीं पे हमें ज़्यादा कानून और लोगों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी देने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम ये भी करेंगे। और अगर वहाँ पे कोई इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी जो कि दूसरे स्टेट से मुख्तलिफ हैं तो उनको भी हम केटर करेंगे। और इसी तरह ये आर्टिकल 22 जो है वो एक बड़ा सा टेक्स्ट है, वो इंशाल्लाह आप खुद देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात जो थी वो ये थी कि इसका प्रेमिस क्या था। इसका प्रेमिस ये था कि जो लोग ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज़ के अंदर थे और वर्ल्ड वॉर वन का इख्तिताम हो गया, ऑटोमन एम्पायर सीज़ कर गया, उसके बाद जो लोग वहाँ पे आए उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लिए कुछ यानी अपनी हुकूमत, वो इतने नालायक हैं, वो इतने गरीब हैं कि उनको अपने यानी किसी तरह की जो कलेक्टिव सिविलाइजेशन है या उनकी हुकूमत है वो उसको नहीं चला सकते। तो इसलिए जो है लीग ऑफ नेशंस ने ये जो है ये टेरिटरीज ब्रिटेन और फ्रांस को दी। तो ये आर्टिकल 22 जो है वो एक रूलिंग आर्टिकल है किसके ऊपर, लीग ऑफ द जो पैलेस्टीनियन मैंडेट है उसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि जुलाई 1922 के अंदर लीग ऑफ नेशंस ने ये जो है अप्रूव किया पैलेस्टीनियन मैंडेट। और यानी इसके प्रियम्बल के तौर पे अगेन बैलफोर डिक्लेरेशन को इंक्लूड किया गया। और उन्होंने स्ट्रेस किया इस बात पर कि जो यहूदियों की जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है फ़लस्तीन का, उसको यानी उस पे स्ट्रेस किया। यानी यहूदियों का एक फ़लस्तीन के साथ एक जो है तारीख़ी कनेक्शन है। और इसका जो पैलेस्टीन द ब्रिटिश मैंडेट का जो आर्टिकल 2 है, और वो ये कहता है कि जो मैंडेटरी पावर है वो रिस्पॉन्सिबल होगी एक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कंडीशन को सिक्योर करने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी सिक्योर करेगी कि यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर एक जूइश नेशनल होम की इस्टेब्लिशमेंट की जाए। और वो साथ ही साथ ये भी जो मैंडेटरी पावर होगी यानी ब्रिटेन, वो ये भी इंश्योर करेगी कि यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वक्त के साथ डेवलप हों। और इसी तरह आर्टिकल 4 जो है इस ब्रिटिश मैंडेट का, वो है, वो अलाउ करता है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो एक ज्यूइश एजेंसी की। और ज्यूइश एजेंसी से क्या मुराद है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। ज्यूइश एजेंसी से मुराद है द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज़ किया गया और उसको इस्टेब्लिश करने का फ़लस्तीन के अंदर लीग ऑफ नेशंस ने अलाउ किया। और उनको ये भी कहा गया, उसकी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कि वो एडवाइज़ और कोऑपरेट करे पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी बरतानिया से, इन मैटर्स अफेक्टिंग द जूइश नेशनल होम, यानी उन मामलात में जिनमें यहूदियों के एक कौमी घर की बात है। इसी तरह जो आर्टिकल 6 है इस मैंडेट का, अ, वो ये है कि पैलेस्टाइन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो एक तो साथ ही साथ वो दूसरी पॉपुलेशन जो है उस उसके राइट्स को भी इंश्योर करेगी। यानी जो भी सूटेबल कंडीशंस हैं उनके साथ उनके राइट्स को भी इंश्योर करेगी। और दूसरा ये कि वो ज्यूइश इमिग्रेशन को भी फैसिलिटेट करेगी। आप देख रहे हैं ये जो सारी बातें थी, ये जो है वो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर अपनाई गई, जिसका जो है जिसकी एकोज जो है वो हम ज़ायनिज़्म के अंदर सुनते हैं। अब आप ये आपके सामने है कि ज़ायनिज़्म जो है वो अपने जो है यानी एक तरह से परवान चढ़ रहा है और अपनी इमारत जो है
उसकी जो है बुनियादें डाल रहा है इस ब्रिटिश मैंडेट के ज़रिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स लीग ऑफ द नेशंस मैंडेट जो था 1922 का, ये ज़रूरी थे आपको बताने। और इस पे अब हम देखते हैं कि यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैलेस्टाइन है उसका क्या मामला। तो आर्टिकल 6 में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पैलेस्टाइन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तो क्या करेगी, वो ये इंश्योर करेगी कि जो नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स जो हैं उनको प्रेजुडिस ना किया जाए। और दूसरी बात वो ये करेगी कि ज्यूइश इमिग्रेशन को जो है वो फैसिलिटेट करेगी और इनक्रेज करेगी। और वो होगी क्लोज सेटलमेंट बाय जूस ऑन द लैंड। जो यानी जो यहूदी इलाके हैं, जो यहूदी स्टेट जो यानी ये जो ब्रिटेन है ये प्रोवाइड करेगी स्टेट लैंड्स के थ्रू उस ज्यूश इमिग्रेशन को। तो आप ये देख रहे हैं, आपके ये सामने है 1922 का मैंडेट। यानी इसने जो जो कहते हैं ना आखिरी कील ठोकी, और इसके बाद जो है ज़ायनिज़्म यहाँ पे परवान चढ़ा। तो ये दो जो हैं, सैन रेमो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1920 और लीग ऑफ नेशंस मैंडेट ऑफ 1922, ये आज के सेशन का मकसद था इनके बारे में जानना। और अब हम देखते हैं कि इस मैंडेट सिस्टम के ऊपर कुछ क्रिटिकल रेफरेंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनमें सबसे पहले ऑफ कोर्स जॉन बी क्विगली की किताब जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द पैलेस्टाइन कॉन्टेक्स्ट बाय जॉन क्विगली। आई थिंक इट्स एन ऐसे, ये एक ऐसे है सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द पैलेस्टाइन कॉन्टेक्स्ट बाय जॉन क्विगली। उसमें ये कहते हैं द कॉल ऑन ब्रिटेन टू प्रमोट अ Jewish national homeland was inconsistent with the League's recognition of self-determination। यानी लीग ने, जो लीग ऑफ नेशंस है, उसने अपने ही सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो उसूल है उसके इनकंसिस्टेंट होकर बरतानिया को ये कॉल दी कि वो ज्यूश इमिग्रेशन और ज्यूश नेशनल होमलैंड को जो है वो प्रमोट करें। और क्विंसी राइट जो है वो, जॉन क्विगली आगे कहते हैं कि क्विंसी राइट विजिटेड पैलेस्टाइन एंड expressed the view that the Balfour Declaration and the Palestine Mandate, in recognizing the Jewish people as entitled to a national home in Palestine, were political decisions difficult to reconcile with the claim of the Arab population to self-determination। और फिर जॉन क्विगली साहब कहते हैं कि क्विंसी राइट ने जब फ़िलिस्तीन को विज़िट किया, क्विंसी राइट जो हैं वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत ही रिमार्केबल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एनालिस्ट थे। तो उन्होंने जब फ़िलिस्तीन को विज़िट किया तो उन्होंने ये व्यू एक्सप्रेस किया अपना कि जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है और जो पैलेस्टाइन का मैंडेट है जो कि रिकग्नाइज़ करता है जो यहूदी लोग हैं उन वो एंटाइटल हैं एक ज्यूइश नेशनल होम के, एक यहूदी कौमी घर के। तो ये सब बातें जो हैं ये यानी महज पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ये सियासी फ़ैसले हैं जिनकी तत्बीक जो अरब लोग हैं उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन से करना बहुत मुश्किल है। यानी ये बात आप इसकी तत्बीक नहीं कर सकते इस बात से कि अरब लोगों की, अरब पॉपुलेशन की भी कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये एक बहुत ही यानी रिमार्केबल रिमार्क्स हैं क्विंसी राइट के, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इसके बाद इलन पापे की किताब जो है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पैलेस्टाइन, उसमें इलन पापे क्या कहते हैं वो देखते हैं। द ज़ायनिस्ट्स टाइमिंग वाज परफेक्ट। उन्होंने कहा कि सहयूनियों की जो ये टाइमिंग थी वो परफेक्ट थी। और ये उन्होंने कहा एज इट वुड बी थ्रू आउट द मैंडेट, और ये पूरे मैंडेट के सिस्टम के दौरान उनकी टाइमिंग जो थी वो परफेक्ट रही। This practice in intelligence gathering and military life benefited the Zionists in an additional way by helping to shape the military strength of the Jewish community in Palestine। उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस थी मैंडेट की, और इसके दौरान जो है जो यहूदी कम्युनिटीज़ थी, जो ज़ायनिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू की, अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, और ज्यूइश कम्युनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करते रहे। ठीक है। और इलन पापे आगे कहते हैं दिस एम्ब्रियो इंफ्रास्ट्रक्चर वुड ग्रो इन द 1920s into an impressive defense organization that would enable the community finally to stand on its own, independent of the British।
उन्होंने कहा कि जो बरतानिया फैसिलिटेट करता रहा यहूदियों को, तो बिल आखिर ये जो एम्ब्रियो था, जो एम्ब्रियो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एक आप कह लें कि यानी एम्ब्रियो एक जनीन को कहते हैं, तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी एक बिल्कुल ही माइन्यूट सा जो ये स्ट्रक्चर था, वो 1920 की दिहाई के अंदर एक जो है वो बड़े डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो उभरा। और इसने जो है जो जूइश कम्युनिटी है उसको इतना एम्पावर किया कि वो फाइनली अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता था, इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, बरतानिया से इंडिपेंडेंट होकर अब जूइश कम्युनिटी इस कदर ताकतवर हो गई थी कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन क्विकली का एक और ऐसे, द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑफ इसराइल्स फाउंडर्स, 2016 के अंदर ये शाया हुआ, द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑफ इसराइल्स फाउंडर। उसमें जॉन क्विकली कहते हैं कि डिस्पाइट द क्लियर डिसरिगार्ड ऑफ द लीग कॉवेनेंट, Britain was nonetheless installed as mandatory. The mandate instrument that would shortly be issued to Britain by the League did not simply leave it to Britain to decide what to do about Zionism. Rather, it required Britain to implement the Balfour Declaration. The Palestine Mandate made explicit reference in the preamble paragraph to the declaration originally made on November the 2nd, 1917 by the government of His Britannic Majesty, and then recited that Britain shall be responsible for placing the country under such political, administrative, and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion. The League of Nations, subject to manipulation of facts and deception in the part of the Zionist organization, had handed the Zionist organization a clear victory. ये जॉन क्विकली साहब का पूरा एनालिसिस था कि यानी लीग ऑफ नेशंस का जो डिसरिगार्ड था बरतानिया के लिए, इसके बावजूद ब्रिटेन को जो है वो मैंडेटरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया। और अगेन वही सब बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई, इसके आखिर में जॉन क्विगली साहब ये फरमाते हैं सॉरी, इसके आखिर में जॉन क्विगली साहब ये कहते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस थी वो साइंस डिसेप्शन और मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स के जो है नरगे में आ गई, और ऐसे लीग ऑफ नेशंस ने ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक एक वाज़ेह फतह दिलवाई। तो ये जॉन क्विगली साहब ने बताया कि कैसे ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लीग ऑफ नेशंस को मैनिपुलेट किया, उनको डिसीव किया, और कैसे अपने हक में एक बड़ी फतह, एक वाज़ेह फतह जो है वो इन 1922 के मैंडेट के बाद उन्होंने हासिल की। और अब एक आखिरी रेफरेंस, नोरा इराकात साहिबा, अगेन 2009 में इनकी ये किताब शाया हुई, जस्टिस फॉर सम, लॉ एंड द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। उसमें ये फरमाती हैं, The Permanent Mandates Commission remained committed to the incorporation of the Balfour Declaration into the mandate for Palestine, in contravention of the covenant of the League of Nations, which, in discussing the disposition of the communities formerly belonging to the Turkish Empire, stated that the wishes of these communities must be a primary consideration. The United Nations proposed partition of Palestine without legal consultation and in disregard of the existing population's well being and development, which the same covenant had declared to be a sacred trust of civilization. Zionist militias established Israel by force without regard to the partition plan's stipulated borders. The United Nations accepted Israel as a member despite the state's violation of the non discrimination clauses of the partition plan and of the UN's own condition that Israel permit the return of forcibly displaced Palestinian refugees. यानी उन्होंने इस सारी बात का खुलासा पेश करते हुए कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस जिसको हम कहते हैं, यानी अभी जिसकी बात हो रही है लीग ऑफ नेशंस, वो प्रीडिसेसर था यूनाइटेड नेशंस का। तो वो कह रही हैं कि लीग ऑफ नेशंस ने या बाद में यूनाइटेड नेशंस ने जो पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन का जो ये प्लान बनाया था, पार्टीशन प्लान 1947, उसको जो है
वो वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात और कंसल्टेशन के बावजूद बना, यानी उससे उसे यानी नज़रअंदाज करके, उन लोगों की ख्वाहिशात और उनकी कंसल्टेशन को नज़रअंदाज करके यूनाइटेड नेशंस ने ये पार्टीशन प्लान प्रपोज किया था। और अगेन वो ये इस इनकंसिस्टेंसी को भी वाज़े कर रही हैं कि हालांकि इसके अंदर ये कहा गया था कि ये एक सेक्रेड ट्रस्ट ऑफ सिविलाइजेशन होगा जो मैंडेट सिस्टम से आएगा। उसके बाद वो कहती हैं कि 1922 के मैंडेट के बाद जो ज़ायनिस्ट मिलिशियाज़ हैं, उन्होंने इसराइल की बुनियादें जो हैं वो फोर्स के साथ इस्टेब्लिश की। और उसके अंदर कोई रिगार्ड नहीं था कि पार्टीशन प्लान के क्या बॉर्डर्स होंगे, यानी जो पार्टीशन प्लान ने बॉर्डर्स बनाए थे उसकी उन्होंने भी कोई परवाह नहीं की। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को एक्सेप्ट भी कर लिया, बावजूद उसकी वायलेशन के, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेस थे पार्टीशन प्लान के। और यूएन ने जो कंडीशन अपनी लगाई थी कि इसराइल जो है नकबा के जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं उनके रिटर्न की बात होगी, तो ये भी एक्सक्यूज मी, ये भी जो है यूएन ने इसको भी, इसराइल से इसका भी एहतसाब करना ज़रूरी नहीं समझा। तो यानी वो ये कहना चाह रही हैं कि ये जो सारा सिस्टम था, ये जो मैंडेट्स के बाद से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल तक, ये एक आप कह लें कि जायनिज़्म की जो है वो चालाकियों का नतीजा था, उनकी मैनिपुलेशन का, उनकी डिसीट का। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को एक तरह का यरगमाल बनाया हुआ था इस दौरान। तो ये था जी सैन रेमो कॉन्फ्रेंस और लीग ऑफ नेशंस 1922 का मैंडेट। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम अब थोड़ा सा जो ज़ायनिस्ट इमिग्रेशन है, ज्यूइश इमिग्रेशन है फ़लस्तीन के अंदर, उसको हम देखेंगे। और जो जुल्म व बर्बरियत जो जो ज़ायनिस्ट गैंग्स ने इस दौरान की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल तक, उस सब को भी हम इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे। और ये जो मिथ है कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें खुद बेची, इसको भी देखेंगे। और जो ज़ायनिस्ट गैंग्स हैं, हगाना वगैरह, इरगुन, हगाना और इस तरह की और गैंग्स, उन्होंने क्या जुल्म व बर्बरियत की इस दौरान में, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक्सपोज करेंगे। तो इस सेशन के बाद मैं आपको एक टास्क आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह वो भी आप करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहें इस बारे में। और इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस को, यानी सैन रेमो कॉन्फ्रेंस और लीग ऑफ नेशंस मैंडेट, इनको ख़ुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें ताकि आप अवेयर हों इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इस बारे में पढ़ते रहें। रमज़ान का महीना है, अपनी इबादत में फ़ोकस करें, गज़ा के लोगों को मत भूलें अपनी दुआओं में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी जो है वो करें इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह एक दिन यानी फ़तेह देगा इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।